स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आइए देखते हैं इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास 6 to 8 के लिए प्रैक्टिस सेट हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। आप इसमें देख सकते हैं कि ये रुक्मिणी पब्लिकेशन की बुक है और इसमें कुल 52 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। प्रत्येक इसमें 4 जो सब्जेक्ट हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट के 13 सेट दिए हुए हैं। इस तरीके से कुल 52 प्रैक्टिस सेट हैं। और इसके साथ साथ इसमें बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई थी और जो उसकी टीआरई 3 की जो पुनर्परीक्षा हुई थी 19 जुलाई 2024 को, उसका इसमें सॉल्व्ड पेपर भी दिया हुआ है, यानी कि प्रीवियस पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो आइए इसमें देखते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें पहला जो आज ये प्रैक्टिस सेट हमारा है इस वीडियो इसके लिए। और आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 के लिए जो हमने वीडियो बनाया था वो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और वो भी रुक्मिणी पब्लिकेशन के बुक से भी बनाया गया था, उसमें सभी प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये इतिहास का प्रैक्टिस सेट होगा, आज पहला ये प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से किस स्थान पे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र, राजगीर, कश्मीर और उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है, आप जानते हैं कि इसमें किस स्थान पे हुआ था। तो इसका सही जवाब है कि इसमें एक से अधिक इसका सही जवाब होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र में भी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और राजगीर में भी हुआ था। और आपको ये जानकारी होगा कि इसमें 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें पहला जो हुआ था राजगीर में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इस तरीके से इसमें पाटलिपुत्रा और राजगीर ये 2 स्थान ऐसे इसमें दिए हुए हैं, या फिर इसमें कश्मीर भी है, कुंडलवन कश्मीर, यानी जो कनिष्क के शासनकाल में जो हुआ था। तो इस तरीके से इसमें से 3 जो स्थान है जहाँ पे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन जो है कि सही दिए गए हैं। पहला जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगीर में, वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में और इस समय अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। ये अगला प्रश्न है और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जो गुप्त वंश के शासक थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को रखते थे, यानी नवरत्न के रूप में रखते थे। और जिसमें कालिदास थे, अमर सिंह, उसके बाद से बराह मिहिर थे, शंकु बररुचि थे और बेताल भट्ट थे। ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। ऐसे नवरत्न रखने की जो परंपरा थी, यानी कि अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, यानी कि अकबर के दरबार में भी 9 जो है कि दिग्गज रहते थे। और इसी तरह से मराठा शासक थे छत्रपति शिवाजी, उनके सलाहकार परिषद को भी अष्टप्रधान कहा जाता था, क्योंकि उसमें भी 8 लोग रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जानते थे। कृष्णदेव राय जो दक्षिण भारत में, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, आप देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि सिराजुद्दौला पराजित हुए थे अंग्रेज़ों से पलासी के युद्ध में, जो 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से हार गई थी। और ये जो पलासी का जो मैदान है, जो जहाँ पे युद्ध हुआ था, वो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया ज़िले में है और वो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और इस तरीके से इसका सही जवाब होगा, यानी कि किस युद्ध में, तो पलासी के युद्ध में जीते थे, हार गए थे। और इसमें बक्सर का युद्ध है, यानी कि बक्सर का युद्ध जानते हैं कि 1764 में हुआ था। और उस समय बंगाल के नवाब जो है कि मीर कासिम थे, और के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना लड़ी थी अंग्रेज़ों से और ये तीनों ही पराजित हो गए थे। और बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद से अंग्रेज़ जो है कि भारत के कह सकते हैं कि पूरी तरह से अब अपने शासन को अपने हाथों में ले लिया था। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें से इसका परिणाम, इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, अब देखना है कि उसमें से क्या सही था। वो 1857 के विद्रोह के बाद का जो रिजल्ट हुआ था, तो इसमें ये पहला जो ऑप्शन दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ये सही है, क्योंकि अब तक जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, लेकिन जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद से भारत पर जो शासन की जिम्मेदारी जब दी गई थी, तो वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन को सीधे ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और इसके बाद से
इसका ये पहला ऑप्शन इसमें सही होगा इसमें। और 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण था यानी कि एनफील्ड राइफ़ल को लेकर के ये जो चर्बी वाले कारतूस का जो अफवाह फैला था, जिसको सैनिकों ने उस राइफ़ल का उपयोग करने से इनकार कर दिया था और इस वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था, और जिसमें मंगल पांडे ने सबसे पहले गोली चलाई थी और अपने 2 अंग्रेज़ अधिकारियों की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्को डी गामा का मकबरा जो उसका दफन स्थान है भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब है कि जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा का मकबरा है कोचीन यानी कि केरल में है, और इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से भारत तक की समुद्री मार्ग की खोज किया था 1498 में, और वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल से यात्रा प्रारंभ किया था। और वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उस समय भारत में जो जमोरिन ने उनका स्वागत किया था, और दूसरी बार भी भारत आए थे वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में, और तीसरी बार आए थे 1524 में। वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी 24 दिसंबर 1524 को हो गई थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रंगराजन आयोग की सिफारिश के अनुसार के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? ये अगला प्रश्न है और आप यहाँ से देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, और इसका सही जवाब है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी 2005 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना 1 जून 2005 को हुई थी, और वर्ष 2000 में सी रंगराजन के द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के गठन की बात कही गई थी। और इसके कार्यालय की जो है यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी का जो कार्यालय है उसकी स्थापना 2019 में किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ दर्शनीय कुछ जो है कि ऐतिहासिक कुछ जगह है यानी कि जो किला है और उसके सामने उससे संबंधित स्थान के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो मैचिंग है वो सही है। यहाँ पे हालांकि गलत पूछा गया है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। आप ऑप्शन देख सकते हैं और इसका सही जवाब देख सकते हैं। रायगढ़ का जो किला है महाराष्ट्र में है, और जूनागढ़ का जो किला है वो गुजरात में है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटका में दिया गया। इस तरीके से ये जो है कि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। मेहरानगढ़ का जो किला है वो राजस्थान में है, ये सही है, जोधपुर में है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑप्शन बी गलत है। जूनागढ़ का किला ये कर्नाटका में नहीं है, गुजरात में है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि इसके बाद के प्रश्न है कि 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? पाइक विद्रोह जो हुआ था 1817 ईस्वी में, उसका नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब बताना है। सही जवाब है यानी कि बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था 1817 में जो पाइक विद्रोह हुआ था, और 1817 से 1825 तक ये विद्रोह चला था। इस विद्रोह का कारण क्या था? तो ये उड़ीसा में हुआ था, यानी कि पाइक विद्रोह उड़ीसा प्रांत से संबंधित था, और इसमें ये लगान को लेकर के हुआ था। यानी कि उड़ीसा के पाइकों को पहले लगान मुक्त भूमि प्राप्त थी, लेकिन बाद में उसमें लगान में वृद्धि कर दी गई थी, और लगान वृद्धि और उसमें जो शोषणकारी नीति थी उसके कारण पाइकों ने विद्रोह कर दिया था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि रमज़ान या रमज़ान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? ये अगला प्रश्न है, और यहाँ देख सकते हैं कि जो रमज़ान होता है ये इस्लामी कैलेंडर के अनुसार ये 9वां महीना होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों के द्वारा इसे उपवास के महीनों के रूप में मनाया जाता है। मुस्लिम समुदाय इस महीने को परम पवित्र मानता है, और ये कभी कभी 29 या 30 दिन का ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? ये अगला प्रश्न है, और इसका सही जवाब है कि जो हानुका पर्व होता है यहूदियों का, उसको रोशनी का पर्व कहा जाता है। तो इस तरीके से इसमें सही जवाब ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइबिल में कितने नियम हैं? बाइबिल में 2 नियम हैं, और जो ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ है न्यू टेस्टामेंट, जो बाइबिल का ही एक अंतिम खंड है, यह ईसा मसीह की वाणी है, और जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को उसमें व्यक्त किया था। तो इस तरीके से इसमें 2 इसके नियम हैं बाइबिल के। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि इस्लाम में बताना है कि किस शताब्दी में अरब में इस्लाम में यानी कि कौन सी शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है? तो ये बताना है। और इस्लाम जो धर्म है 7वीं शताब्दी में अरब में
पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक विश्व प्रमुख धर्म था। इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हज़रत मोहम्मद, और वो इस्लाम जो है एक ईश्वरवादी एक धर्म है जिसमें और उसकी जो पवित्र जो ग्रंथ उनका है कुरान है। तो 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? और इसका सही जवाब है, यानी कि जो पूर्वोत्तर भारत में कौन सा जो चर्च है जिसे क्राइस्ट चर्च के नाम से जानते हैं और काफ़ी प्राचीन है, गुवाहाटी में है, यानी कि असम में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, और इसका सही जवाब है कि वो गुवाहाटी में स्थित है। 1844 में गुवाहाटी में स्थित क्राइस्ट चर्च का निर्माण किया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? यहाँ पर कुछ अभिलेख दिए गए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सभी जो है कि 12th क्लास के हिस्ट्री से संबंधित हैं। हाथी गुफा अभिलेख ये किसका है? ये विभिन्न अभिलेख दिए गए हैं और उसमें देखना है कि कौन सा जो उसका सुमेल सही है। तो इसमें से देखिएगा, हाथी गुफा जो अभिलेख है वो खारवेल का है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, और जूनागढ़ अभिलेख जो है कि ये रुद्रदामन का है। तो इस तरीके से इसमें तीनों जो युग में है वो सुमेलित हैं, यानी कि हाथी गुफा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल का है, ये ऐहोल जो अभिलेख हैं, और इसमें ऐहोल अभिलेख बतापी यानी कि बादामी के चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय का है, और इसके बाद से जूनागढ़ का जो अभिलेख है ये उज्जैन के शासक थे रुद्रदामन प्रथम उनका है। और जूनागढ़ अभिलेख ये जो है विशेष रूप से संस्कृत में लिखा गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये संस्कृत का पहला अभिलेख भी है जूनागढ़ का। तो इस तरीके से तीनों इसमें युग में जो है कि सुमेलित है, यानी कि एक से अधिक इसका जवाब हो सकता है, यानी कि सही जवाब है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि सारीपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है? सारीपुत्र प्रकरण जो है कि बौद्ध विद्वान यानी कि अश्वघोष की रचना है, और अश्वघोष के द्वारा रचित ये जो सारीपुत्र प्रकरण है भगवान बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य सारीपुत्र से संबंधित हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन, एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं कि 85 ये प्रश्न है जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अश्वघोष ऑप्शन में नहीं है, इस तरीके से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। ऐसे आप इसका सही जवाब जान सकते हैं, अश्वघोष इसका सही जवाब है। इसके बाद से देखिए जो बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे कि नागार्जुन है, यानी कि नागार्जुन की जो प्रमुख रचनाएं हैं यानी कि श्रीलेख, और उसके बाद से प्रज्ञा पारमिता हैं, नागसेन जो है इसमें देख सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। हालांकि अश्वघोष इसका सही जवाब है जो कि ऑप्शन में नहीं हुआ है। और वसुमित्र के बारे में जानते हैं कि वसुमित्र जो है जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि सुदर्शन मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश का अंतिम शासक था? सुशर्मन दिया है, सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के अंतिम शासक थे? और इसका सही जवाब क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। तो मगध पर ये शासन करने वाले कण्व वंश के अंतिम शासक थे। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कण्व वंश का ये ऑप्शन में नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन ई होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? सुदर्शन झील काफ़ी चर्चित है। सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, यानी कि सुदर्शन झील को सौराष्ट्र क्षेत्र का ये कृत्रिम झील था, और शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में से यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का निर्माण सौराष्ट्र क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकारियों ने किया था, यानी कि पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया था। रुद्रदामन जो थे उन्होंने इस सुदर्शन झील का ये कराया था, यानी कि निर्माण इनके शासनकाल में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के, लेकिन रुद्रदामन प्रथम ने इसका फिर से एक बार जीर्णोद्धार किया था, यानी कि उसकी देखरेख करते थे, यानी कि उसमें कुछ और उस चीज़ों को सुधार किया था। नेक्स्ट है कि कश्मीर के इतिहास को बताने वाले राजतरंगिणी, कश्मीर का जो इतिहास है यानी कि राजतरंगिणी से मिलता है, जिसके लेखक कल्हण हैं। तो इसमें ये प्रश्न है कि कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति का नाम, यानी कि कल्हण। पहले ही हमने बता दिया कि कल्हण के द्वारा यह रचित है, और जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास का पता चलता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, और 8वीं सदी के लगभग मध्य में उत्तर भारत में 2 राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ था, जिसमें पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार और पूर्व में पाल वंश का हुआ था। प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता था। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है कि इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस का शासनकाल कब तक था? इंडो ग्रीक जो शासक थे डेमेट्रियस,
उनका शासनकाल कब तक था, यानी कि द्वितीय सदी के ईसा पूर्व के प्रारंभिक चरण में उनका शासन हुआ था। और डेमेट्रियस का जो शासनकाल है लगभग 185 ईसा पूर्व से लेकर के 165 ईसा पूर्व तक था। और भारत में प्रथम ग्रीक शासक थे डेमेट्रियस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परांतक प्रथम दक्षिण भारत में निम्न में से किस राजवंश का शासक था। ये नेक्स्ट प्रश्न है। और यहाँ से देख सकते हैं इसमें 110 प्रश्न है, यानी कि सीरियल नंबर चलेगा, यानी 91 तक हम पहुँच गए हैं। परांतक जो प्रथम दक्षिण भारत के चोल वंश के शासक थे और उनका शासनकाल 960 से 955 तक रहा था। 905 से 955 ईस्वी तक रहा था। और परांतक प्रथम श्रीलंका के विरुद्ध एक सैन्य अभियान जो है कि सैनिक अभियान भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारकेटक वंश निम्न में से किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था। कारकेटक ये किस क्षेत्र पर शासन करने वाले एक राजवंश थे। तो ये जो राजवंश था, यानी कि जो कारकेटक वंश था, कारकेटक यहाँ लिखा है, जबकि यहाँ देखिए कारकेटक वंश जो कश्मीर क्षेत्र पर शासन करने वाले एक राजवंश का नाम था। और पूर्व मध्यकाल में कश्मीर क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों का जो क्रम था उसमें कारकेटक वंश था, उत्पल वंश, लोहार वंश और शाहमीर वंश थे। तो इस तरीके से सही जवाब इसका कश्मीर होगा। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था। पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण है उड़ीसा क्षेत्र में है और ये गंग वंश के शासक अनंत बर्मन चोड़ के द्वारा ये किया गया था। अनंत बर्मन का जो शासनकाल था वो 1078 ईस्वी से 1148 ईस्वी तक था। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ये इसका सही जवाब होगा कि गंग वंश के शासक थे, यानी कि जो अनंत बर्मन, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण इनमें से किस शासक ने कराया था। आगरा के निकट जो फतेहपुर सीकरी है उस शहर का निर्माण कराया था मुगल शासक अकबर ने। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किया था शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में किया था। और 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी घोषित किया था अकबर ने। तो इस तरीके से सही जवाब इसका अकबर होगा जो मुगल वंश के शासक थे। नेक्स्ट है कि अल्बेरोनी भारत कब आया था। अल्बेरोनी भारत कब आया था। तो इसका सही जवाब है कि अल्बेरोनी जो भारत आए थे 11वीं सदी में आए थे और 11वीं सदी के पूर्वार्ध में आए थे वो, यानी कि 900 अल्बेरोनी का जो जन्म हुआ था 973 ईस्वी में हुआ था ख्वारिज्म में, जो उज़्बेकिस्तान है आधुनिक समय में। और गजनी का सुल्तान महमूद जब गजनी थे, उन्होंने जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था तो वहाँ से अल्बेरोनी को भी अपने साथ लेकर आए थे। और अल्बेरोनी सुल्तान मोहम्मद के साथ 1017 ईस्वी तक भारत आक्रमण के समय उनके साथ भारत आए थे। और अल्बेरोनी ने जो अपनी जो किताब लिखी थी उसका नाम था तारीख़ उल हिंद, यानी कि किताबुल हिंद, जिसमें भारत के बारे में लिखा है। और ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है जिसमें से भारत के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। अल्बेरोनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद वो 11वीं शताब्दी तक भारत का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि उसमें से 11वीं शताब्दी के भारत के संस्कृति और भारत के परिदृश्य में बहुत सारी जानकारी उसमें मिलती हैं। तो इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में कौन सा विकल्प सही है। विजयनगर क्योंकि वो दक्षिण भारत का एक वंश था, एक साम्राज्य था विजयनगर, जिसमें संगम वंश की स्थापना हुई थी, जिसमें हरिहर व बुक्का ने स्थापना किया था। उसके बाद से बताना है कि इसमें से सही क्रम क्या है। तो देखिए वहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में जो वंश आए थे, संगम वंश पहला था, उसके बाद से सालू वंश था, फिर उसके बाद से सालू के बाद तुलु और एक था अराबिडो वंश। और संगम वंश के जो संस्थापक थे हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, जो दोनों भाई थे, और उन्होंने अपने पिता के नाम पे इस वंश का नाम रखा था संगम वंश। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन ए सही है। संगम, सालू, तुलु और अराबिडो, ये 4 वंश जो वहाँ पे शासन किए थे। नेक्स्ट है कि स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार के निम्न दिए गए क्रांतिकारी संगठनों को पहले से बाद के क्रम में सजाने वाले विकल्प का चयन करें। स्थापना वर्ष के आधार पे, यानी कि जो स्थापना हुआ था उसमें बिहार में जो क्रांतिकारी संगठन बने थे बहुत सारे, तो उसमें से उसका क्रम बताना है कि सही क्रम उनका क्या है। तो इसमें से सही क्रम जो है आप देख सकते हैं। तो उसमें पहले जो है कि स्थापना वर्ष के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे 3 क्रांतिकारी संगठनों का एक तरह से रहा है असर। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा रही थी, पटना युवक संघ एवं पाटलिपुत्र युवक संघ। तो
पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में हुई थी, जिसे सचिंद्र सान्याल ने किया था। 1927 में क्रांतिकारी संगठन पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी और उसके प्रमुख नेता थे मनिंद्र नारायण थे। और 1929 में राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह द्वारा पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा पहले थी, फिर उसके बाद पटना युवक संघ और एक पाटलिपुत्र युवक संघ, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्यों की पहचान करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो चला था तो उसमें बिहार से संबंधित जो तथ्य कौन से इसमें सही है उसको देखना है। तो इसका सही जवाब है, यानी कि इसमें देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत का पेशा छोड़ दिया था, जबकि जयप्रकाश नारायण ने इस समय पटना कॉलेज में अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था और जब उनके परीक्षा के सिर्फ 20 दिन बचे थे तब उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार की नीतियों के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता थे बलदेव सहाय, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें से एक से अधिक ऑप्शन में सही दिख रहे हैं, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। बताना है कि कब हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। और इसका सही जवाब है कि 1781 में हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और जिसमें कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी। और इसके स्थापना का उद्देश्य था फारसी एवं अरबी शिक्षा का अध्ययन करना। तो इस तरीके से सही जवाब ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में CR फार्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ये CR फार्मूला भी जान सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में जो CR फार्मूला था 1944 में प्रस्तुत किया गया था। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में आने वाली आंतरिक अड़चनों को दूर करने के उद्देश्य से एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसे CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। और इसमें उसकी कुछ मुख्य बातें भी थी, जिसमें पहला ये भी एक बात थी कि कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत जो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का मांग का समर्थन मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया जाना चाहिए, ये उनका पहला सूत्र था। तो 1944 में इस फार्मूला को प्रस्तुत किया था CR यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष बिहार में बकाष्ठ भूमि आंदोलन संगठित किया गया था। और इसका सही जवाब है कि 1937-38 में यह आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि बकाष्ठ भूमि आंदोलन। और सामान्य रूप से बकाष्ठ भूमि उसे कहते थे जिसे ज़मींदारों ने किसानों से हड़प लिया था, और इस तरीके से इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि अमेरिका का महान खोजकर्ता जो था क्रिस्टोफर कोलंबस, तो स्पेन के द्वारा उसे यानी कि वित्तीय सहायता दी गई थी, उसे वित्त पोषित किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया की खोजकर्ता भी कहा जाता है और उन्होंने कोलंबस ने यानी कि अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। तो ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। बोस्टन टी पार्टी एक राजनीतिक विरोध था जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में सन ऑफ लिबर्टी द्वारा ये सैमुअल एम्स के नेतृत्व में ये किया गया था। और बोस्टन टी पार्टी ब्रिटिश संसद यानी कि चाय अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था जिसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि मित्र राष्ट्रों ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र जो खेमे बट गए थे, तो जिसमें मित्र राष्ट्र थे उसने सेब्रेस की संधि की थी टर्की के साथ, और मित्र राष्ट्रों ने पराजित जो तुर्की था यानी कि उसके साथ सेब्रेस की संधि की थी 10 अगस्त 1920 को। और उसके अनुसार इस संधि के अनुसार तुर्की ने मिस्र, सूडान, साइप्रस और मोरक्को, ट्यूनीसिया, अरब, सीरिया और मेसोपोटामिया पर अपने अधिकार को त्याग दिया था। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है कि 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल 1733 में जो उसका आविष्कार हुआ था तो वो किसने किया था। और इसका सही जवाब है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने किया था 1733 में। फ्लाइंग शटल मशीन के आविष्कार से कपड़ा बुनने की जो गति थी उसमें बहुत तेज़ी आई थी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। किस संधि के द्वारा। तो देखिए एक इसमें ये पहला जो आप ऑप्शन इसमें देख रहे हैं ऑप्शन बी जो है यानी कि वेस्टफेलिया की संधि हुई थी जिसके द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी, और ये संधि हुई थी 1648 ईस्वी में।
1618 से लेकर के 1648 तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसे यूरोप के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है, और अंत में उसे वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। तो नेक्स्ट इसका जवाब है ऑप्शन बी में। और इसका अगला प्रश्न है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किया था ऑरलैंडो ने किया था, और ऑरलैंडो के नेतृत्व में इस सम्मेलन में इटली को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई थी, और इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज़ किराए पर किसने लिया था? और इसका सही जवाब है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इससे ये जो जहाज़ थी यानी कि कामागाटामारू, ये जो है कि कई इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि बताना है कि इस जहाज़ को किसने किराए पर लिया था वैंकूवर जाने के लिए। और इसका सही जवाब है यानी कि वैंकूवर जाने के लिए जो है कि जिसने लिया था हांगकांग के बाबा गुरुदत्त सिंह थे, जो इस जहाज़ को किराए पर ख़रीदा था, जो कि ऑप्शन इसमें गुरुदत्त सिंह, जिसमें इस गुरुदत्त सिंह नहीं है, इसमें गुरमीत सिंह दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन इसमें ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, गुरुदत्त सिंह इसका सही जवाब होगा। तो इसके बाद से इसका प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, तो उसमें बताना है कि इसमें किस शासक के समय में ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। और ये उस समय जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, तो वहाँ का शासक था लुई 16वां, और लुई 16वां जो है फ्रांसीसी राजा हैं जो बुर्बो वंश के से ताल्लुक़ रखते थे। और इस तरीके से 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, 14 जुलाई 1789 को। इस तरीके से ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था, जो रक्त और लौह नीति पर विश्वास करता था? जर्मनी के जो एकीकरण हुआ था उसका वास्तुकार कौन था, जिसने रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? ये भी प्रश्न आता है कि रक्त और लौह की नीति में कौन विश्वास करता था? तो बिस्मार्क इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑटो बिस्मार्क। और बिस्मार्क प्रशा के शासक भी थे, और प्रशा के शासक थे, और विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, और जिसमें जर्मनी का एकीकरण के उसे मुख्य वास्तुकार के रूप में माना जाता है। तो इस तरीके से सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी। तो ये इतिहास के कुछ प्रश्न थे, 40 प्रश्न थे, और 40 प्रश्नों को काफ़ी डिस्कशन के साथ इसका उसमें आपके सामने रखा गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। और ऐसे ही जो बाकी जो सब्जेक्ट के जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपके सामने रखा जाएगा, और आपके सपोर्ट की आवश्यकता है।